तृणमूल कांग्रेस टूट रही है। एनसीपीआई बहुत बड़ी एक ब्रह्मांड की पार्टी है कोई जिसमें शामिल हो रहे हैं। ये क्या मॉडल है? मेरे बात समझ नहीं आई कि इस बागी समूह को टीएमसी क्यों नहीं माना। अगर इसी को टीएमसी मान लेते तो उससे क्या इम्पैक्ट आता ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पे। इसने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, आज उस पार्टी के लोकसभा में 20 सांसद हैं। है कमाल? कमाल नहीं, कमल है। क्या इसके पीछे अगले साल 27 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव है? पंजाब में आपने लिखा कि आला कमान कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। क्या कमाल नहीं कर पाया? पार्टी इन्वेस्ट करती है लोगों में तो वो नेता बनता है, इसीलिए पार्टियां महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो जहाज है ना वो तेजी से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में केवल कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के अंदर एक उम्मीद है कि बीजेपी उत्तराखंड में रहेगी कि नहीं रहेगी। 10 साल तो दे दिए उत्तराखंड के लोगों ने उनको। मतलब नहीं देने वाले। राम मंदिर का चंदा चोरी होगा। वो जो राम की उंगली पकड़ के लाए थे वो इसको बचा नहीं पा रहे हैं कि भगवान राम के नाम पे जो लूट मची हुई है उसका बेनिफिशियरी कौन है? तो कौन हो सकते हैं बड़े बड़े लोग? राम से ही बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे सामने बैठ चुके हैं कंसल्टिंग एडिटर हमारे आदेश रावल जी। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। तो यात्रा करते हैं हम लोग इस शो में। इस बार भी यात्रा होगी और इस बार भारत की सीमाओं से परे हम जाएंगे, ओमान की खाड़ी तक। अमेरिका की बात होगी, इजराइल की बात होगी, ईरान की बात होगी और आपको लगभग आइडिया है कि किस बारे में बात होगी। लेकिन उसके बियॉन्ड जो चीज़ है वो आपको बताएंगे कि 56 इंच की जो सरकार है हमारी, वो उसकी क्या भूमिका रही इस पूरे युद्ध के दौरान और उस पर कितना असर पड़ा और कितना असर और पड़ने वाला है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत देश की भी होगी, पंजाब की बात खास तौर पर, त्रिपुरा की बात करेंगे हम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में। तो एनसीपीआई आपने सुना बड़ा होगा, वो आप समझ जाएंगे। डीलिमिटेशन बिल जिसे पास नहीं करवा पाई थी भारतीय जनता पार्टी, अब उसको पास करवाने के लिए क्या क्या खेल खेल रही है, क्या क्या स्ट्रेटजी बना रही है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत राहुल गांधी के एक बयान पर भी होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आगे बढ़ रही है। तो क्या बाकी पार्टियां पीछे जा रही हैं? और ऐसा क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा क्या कर रही है कांग्रेस की वो आगे बढ़ रही है? तो कांग्रेस बीट रही है आदेश जी की, उनसे बेहतर कौन बताएगा। तो इन सब चीज़ों पे होगी बातचीत। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गुजारिश हर बार करता हूँ मैं, इस बार भी आपसे गुजारिश कि सब्सक्राइब कर लीजिए और चर्चा के साथ जुड़ जाइए। तो आदेश जी, देश के अंदर बहुत सारे मामले हैं, अलग अलग राज्यों में घूमना पड़ेगा। तेल की कीमतें वैसे ही बढ़ चुकी हैं तो खर्चा ज़्यादा होगा घूमने में। बहरहाल मैं सिलसिला बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, ट्राई करते हैं। बंगाल से शुरुआत करते हैं सर। जी। तृणमूल कांग्रेस टूट रही है। 20 सांसद जो हैं, 19 की तो तस्वीर भी आ गई जो भूपेंद्र यादव के घर पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, ये जो 20 सांसद हैं सर, ये एनसीपीआई बहुत बड़ी एक ब्रह्मांड की पार्टी है कोई जिसमें शामिल हो रहे हैं। ये क्या मॉडल है? ये मॉडल मुझे समझ नहीं आया। मैं सही बताऊं, मुझे पता क्या था कि मुझे ये था कि जो शिवसेना मॉडल है ये इसको अप्लाई करेंगे। राइट। ठीक है, ये क्या करेंगे कि जो सिंबल है वो इस जो बागी सांसदों का ये समूह है इसको दे देंगे और एनसीपी को टीएमसी को नया सिंबल मिल जाएगा और वो एनडीए का हिस्सा हो जाएगी जी। लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई टेक्निकल लोचा होगा, कोई संविधान का या कोई ऐसी बात होगी जो उसको करने में दिक्कत होगी। नहीं, लेकिन ऐसा ही सब कुछ शिवसेना के केस में तो हुआ था। लेकिन वो विधायक थे, ये मामला सांसदों का है। 2/3 का ही रूल है। नहीं, 2/3 का रूल तो है, लेकिन मेरे बात समझ नहीं आई कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब नहीं है मेरे पास अभी। मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, इसको डिकोड करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं मिला मुझे कि इन्होंने इस बागी समूह को टीएमसी क्यों नहीं माना। अगर इसी को टीएमसी मान लेते तो उससे क्या इम्पैक्ट आता ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पे, या उस टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी को वो इधर लाना नहीं चाहते हैं। ये भी तो संभव हो सकता है। बेशक हो सकता है। तो फिर मुझे ये लगा कि यार ये एनसीपीआई एक ऐसी पार्टी जिसका नाम मैंने कभी सुना नहीं और जिसने ना लोकसभा चुनाव लड़ा ना विधानसभा चुनाव लड़ा और ये पार्टी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इसको चंदा मिला 1 लाख रुपए टोटली। ठीक है, लेकिन जिसने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, आज उस पार्टी के लोकसभा में 20 सांसद हैं। कमाल है यार। देखिए, ये होती है कुंडली, आप कहते हैं ना। ये कुंडली नहीं है, तो कुछ और ही है, इसका शब्द नहीं है मेरे पास।
पंजाब में 2 विधायक हैं बीजेपी के, 7 सांसद हैं, और विधायक ही बनाते हैं सांसदों को, राज्यसभा भेजते हैं, उन्हीं की वोट डलती है कमाल? कमाल नहीं है ये, कमल है। कमल है, कमाल है, जो भी है, नागरिक शास्त्र के नियम तो सारे बदलेंगे। लेकिन ये मेरे समझ से बाहर है कि इसको इतिहास कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में क्या लिखा जाएगा और क्या पढ़ा जाएगा और क्या बताया जाएगा, क्या बताएंगे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कि उस वक्त क्या हुआ था, कि 2 विधायक थे और 7 सांसद थे राज्यसभा में, कोई चुनाव नहीं लड़ा, 20 सांसद हो गए लोकसभा में। एक पार्टी ऐसी है जो कभी चुनाव नहीं लड़ी लोकसभा, कुछ सांसद चुन के नहीं आया, कोई विधायक नहीं है उसका, और उसके 20 सांसद है लोकसभा में, और वो एनडीए का हिस्सा है। वाह, बजाओ ताली। ताली बजाते हुए हाथ में दर्द हो तो थाली वाले भी पीट सकते हैं। मैं ये सोच रहा था इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको, और सही में मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। अच्छा, कि मैं इसको कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, उसके बारे में क्या करूं, उसकी निंदा करूं, उसकी भर्त्सना करूं, क्या करूं, उसकी सराहना करूं, समझ नहीं आ रहा है मेरे। या फिर एक नया संविधान संशोधन चाहिए हमें देश में। वो क्या? मन मर्जी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन है, जो मन में आएगा करेंगे। ब्रैकेट में मन मर्जी है ये, कि जब तक हम हैं मन मर्जी संशोधन लेके आएंगे इस कमिंग मॉनसून सेशन में, या विंटर सेशन में, या बजट सेशन में। तो उसमें क्या आएगा? मतलब कुछ नहीं आएगा, जो हम चाहेंगे वही होगा, मन मर्जी। इसमें कुछ लिखना विखना नहीं पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं लिखना पढ़ना कुछ नहीं है इसमें। ये इसका नाम है मन मर्जी संशोधन। जब तक हम लोग हैं मन मर्जी से संविधान में संशोधन लाते रहेंगे और जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। एक ऐसी पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके हम 20 सांसद बनाएंगे लोकसभा के अंदर, हम 2 विधायकों पे 7 राज्यसभा लेके आएंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम उद्धव ठाकरे के सांसद को भी तोड़ दें, ठीक है, वो संख्या भी बढ़ाएं हम। वो खेल भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। पूरा मामला ना डिलिमिटेशन को लेकर। लेकिन ये अच्छा है संशोधन ना, मन मर्जी वाला, ये तो बढ़िया है। ये आइडिया दे दिया मैंने। और अक्सर मैं कहता हूँ कि इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो अच्छे नहीं है, उनके पास आइडियाज नहीं होते। देख लीजिए भाई, फोन कॉल्स आने वाले हैं आदर्श जी आपके पास। नहीं, मुझे नहीं आएंगे। आइडिया दिया, एग्जीक्यूशन अपने आप कर लीजिए। ऐसे आइडिया देखी जाएगी में मिलते रहेंगे। बहरहाल डिलिमिटेशन को लेकर एक बात हम लोगों ने पिछली बार भी की थी कि भाई ये टीएमसी को जो तोड़ना मतलब टीएमसी की जो टूट है उसके पीछे डिलिमिटेशन बिल हो सकती है। उसी बातचीत में हमने डीएमके की भी बात की थी कि डीएमके को भी रीच आउट किया जा रहा है। वो कैसे और क्यों, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले शिवसेना की बात बताइए। शिवसेना उद्धव गुट, उसमें भी परेशानियां चल रही हैं। मातोश्री में परेशानी चल रही है। बेसिकली बीजेपी ना एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। वो लोगों को दिखा तो ये रही है कि वो परिसीमन बिल लेके आएगी, जो बंगाल चुनाव से पहले वो लेके आए थे, और उसके पीछे महिला आरक्षण भी था। सामने महिला आरक्षण था, पीछे परिसीमन था। 2 बिल छुपे हुए थे एक दूसरे के पीछे, आंख में चोली खेल रहे थे। तो वो ये हार गए। तो अब हमें यही लग रहा है, या बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे यही मामला है परिसीमन का। लेकिन उससे पहले नंबर को समझो। 293 सांसद हैं लोकसभा में एनडीए के, ठीक है। अब आप इसमें जोड़ दो 20 सांसद मन मर्जी के, 313 और 313। अगर इसमें हम 22 सांसद डीएमके के भी जोड़ देते हैं, जोड़ दो, कवि की कल्पना है, जोड़ दो 335। इसमें आप और जोड़ दो 5 सांसद निर्दलीय, 10 जोड़ दो 45, फिर भी 362 से नंबर कम है। तो फिर ये क्या खेल खेल रहे हैं? क्या इसके पीछे अगले साल 27 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव है? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी विधायकों और सांसदों की वोटिंग होती है। संख्या बल इनके पास है नहीं। अगर कोई ढंग का कैंडिडेट आ जाए, थोड़ी दिक्कत सरकार को आ सकती है। क्या ये है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हो सकता है, मतलब एक संभावना तो ये एक संभावना ये हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। लेकिन इतना सिंपल नजर नहीं आ रहा है ये, जितना बीजेपी इसको दिखा रही है कि परिसीमन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डिलिमिटेशन, कुछ और है ये। और ये पिछले शो में भी हम नंबर्स काउंट करते रह गए यार, नहीं नंबर तो पूरे नहीं हो रहे हैं। नंबर पूरे हो भी नहीं पाएंगे। और जो हमने डीएमके काउंट किए है ना, अगर डीएमके ने ऐसा कर दिया कि समर्थन दे दिया परिसीमन पे एनडीए को, वो उसके ताबूत में आखिरी कील होगी। वो तो उनका पूरा पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगा ना। और मैं शो से पहले आपसे बात भी कर रहा था ये कि डीएमके को रीच आउट करने की जो बातें चल रही हैं, उन बातों में कितना दम और किस
स्तर पे ये बातचीत हो रही होगी। वो ये बातें, ये चर्चा सिर्फ इस बात से आई है भाई, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस और टीवीके का समझौता हो गया है, तो अब डीएमके जो है वो उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है, वो इधर ही आएगा, यानी एनडीए में ही आएगा। तो ये अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन, कभी की कल्पना है हाँ, वहाँ कभी पे। की कल्पना है कि आएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की थोड़ी बहुत राजनीतिक सोच है और थोड़ी बहुत सामाजिक सोच है, जी। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो समझ में आएगा कि डीएमके का इधर आना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि उसके ताबूत में आखिरी कील होगी। अभी तो वो कम से कम विपक्ष की पार्टी तो है। ठीक बात है। जिस दिन वो इधर आ गई, वो विपक्षी पार्टी भी नहीं बच पाएगी वहां पे। तो वो जो उनका लड़का है स्टालिन साहब का, उदयनिधि स्टालिन, उनका जो भविष्य है ना, वो अंधकार में चला जाएगा। क्यों? जो उनकी राजनीति है, दलित की राजनीति, क्रिश्चियन की राजनीति, पेरियार की राजनीति, ठीक है, और डिलिमिटेशन के विरोध की राजनीति, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध की राजनीति, ठीक है, और जिसका सबसे बड़ा पक्षधर डीएमके था जब ये लड़ाई शुरू हुई थी कुछ महीने पहले, इस बिल के आने से पहले। और जो दक्षिण की पार्टियां जब इकट्ठी होती थी, जिसमें ये छोड़ के नायडू साहब को लगभग सारे ही लोग थे, ठीक है, सिद्धरामैया थे, अपना रेवंत रेड्डी थे, ये सब लोग थे, केरला के चीफ मिनिस्टर भी थे, विजयन साहब। तो हाँ, तो उसमें जो सबसे अगुवाई जो पार्टी कर रही थी वो डीएमके कर रही थी। हाँ, लीडर वही दिख रही हाँ, थी वो पार्टी। और अब वो लोग परिसीमन पे सरकार का साथ देंगे। मतलब मुझे नहीं लगता, बहुत बड़ा परिवार है स्टालिन परिवार, करुणानिधि का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे कि वो एनडीए का साथ देंगे। मतलब वैचारिकी की भी तो एक बात होती है ना, करुणानिधि राम सबसे बड़ा स्टार प्रचारक से रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी राजनीतिक एस्टेब्लिश होने में, और राम को लेकर जो करुणानिधि के पूरे परिवार का मत रहा है वो इकट्ठा तो हो ही नहीं सकता है, असंभव सा दिखता है। लेकिन देखिए, नीरज, पार्टियां मर जाती हैं, लोग चुनाव हार जाते हैं, और हार जीत चुनाव का हिस्सा है, लेकिन विचारधारा नहीं मर सकती, उसको मरने में सालों लगते हैं। आज भले ही आप ये कह दो कि जो लेफ्ट की पार्टी, उनकी सरकार नहीं है कहीं, सरकारी तो नहीं है, विचार तो है ना। तो ऐसे ही जो डीएमके का विचार है, ये मुझे लगता है कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सत्ता ना होके विचारधारा होगी, और ये भी कवि की कल्पना है। तो कवि की कल्पना है ये, लेकिन कवि मैं ही हूँ। जी, ये तो नहीं, ये स्पष्ट करना जरूरी था। हाँ, कहीं सोचा कि कोई और है। नहीं, ये तो इन्हीं कवि की कल्पना है। और एक कल्पना और कर देता हूँ, कल्पना नहीं, एक भविष्यवाणी कर देता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि देर सवेर समय लगेगा, लगभग अगले 1 से 1.5 साल के अंदर डीएमके और केजरीवाल दोनों इंडिया लाइंस में आएंगे। केजरीवाल क्यों आएंगे, आप ये बताइए। चलिए, डीएमके का तो थोड़ा बहुत, केजरीवाल की आज की डेट में जो सारी राजनीति है वो विपक्ष के खिलाफ नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ है। सिर्फ वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के आमने सामने है, गुजरात में भी, लेकिन वहां भी जो बड़ा टारगेट, हराना किसको है? बीजेपी को हराना है। जेल किसने भेजा? बीजेपी ने भेजा। हराया किसने? बीजेपी ने हराया। जो उनकी राजनीति भी है, उनको इस तरफ आना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 से 1.5 साल में, डायरी सामने रखिए, लिख लो। ये आपने पिछली बार भी बोला भी था कि डीएमके दोनों के पास, मैं बात करता हूँ राजनीतिक समझ से, और मैं उसमें लगाता हूँ थोड़ा तड़का सामाजिक भी। तो जब समाज और राजनीति को जोड़ दोगे ना, तो चीजें समझने में आसानी होती है। और अगर इसमें थोड़ा सा आर्थिक एंगल भी जोड़ दोगे तब और ज्यादा, तो फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन राजनीति और सामाजिक विषय पे जब आप आर्थिक एंगल जोड़ोगे, उसको समझने की क्षमता बहुत कम लोगों में है। ठीक बात है, ये ऐसा युग्म बन जाता है। हाँ, वो फिर समझ नहीं आएगी किसी को, और जो उसको समझ लेगा वो देश समझ लेगा। उसके लिए डिकोड करना आसान हो जाएगा, और वो डिकोड करके हम लाते हैं ये शो आपके पास। बहरहाल सर, पंजाब मूव करते हैं अब। यात्रा की बात हम कर रहे थे, तो मैंने पहले ही बताया था कि इस बार सिलसिला थोड़ा, हाँ, तुम अमेरिका से पंजाब पहुंच गए। अमेरिका से पंजाब पहुंच रहे हैं, कनाडा से पहुंचते तो कोई बात नहीं करो, आपसे मानी जाती। बहरहाल मजाक की बात थी। पंजाब में आपने लिखा कि आला कमान कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। क्या कमाल नहीं कर पाया? क्या, किस कमाल की अपेक्षा थी? पंजाब में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी भारी गलती कर रही है। वहां 5 महीने बाद चुनाव है,
और कांग्रेस पार्टी का प्रचार तंत्र यानी कैंपेन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और आपने शुरुआत कर दी है कि हम प्रदेश अध्यक्ष को हटाएंगे, राजा वड़िंग को। ठीक है, उधर चन्नी साहब जो है वो जोर लगाए हुए हैं, सबका बनता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब इन्होंने ये फैसला कर लिया था, फैसला क्या हुआ था मैंने लिखा था वो भी जी। उसका जिक्र कर देता हूँ। फैसला हुआ क्या था? फैसला ये हुआ था कि राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, जो कि हैं, प्रताप बाजवा नेता प्रतिपक्ष जो कि हैं, और चन्नी साहब कैंपेन कमेटी चीफ, अमर सिंह और रंधावा मैनिफेस्टो एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, विजेंद्र सिंगला वर्किंग प्रेसिडेंट, और 2 वाइस प्रेसिडेंट और जो ओबीसी और मजहबी सिख कम्युनिटी से होंगे। ये फैसला हो गया था। अच्छा, ये तय हो गया था? तय हो गया था। और जब मैंने ट्वीट किया उससे एक रात पहले ये रिलीज निकलनी थी। अच्छा। तो मेरे सोर्स ने मुझे कहा कि यार छोड़ ना रहे, मत कर इसको। तो बाय चांस क्या हुआ, वो रिलीज निकली नहीं, किन्हीं कारणों से, मुझे नहीं पता वो कारण क्या है, ना मैंने पूछे ना मुझे पता। तो नेक्स्ट डे मैंने देखा मगर रिलीज तो आई नहीं, और ये पिछले हफ्ते की बात है जब मैं शो के लिए आ रहा था, यहाँ पे ऑफिस आ रहा था, तो मैंने गाड़ी ड्राइव करते एक फोन लगा दिया, मैं कहा यार वो क्या हुआ, तुमने तो रिलीज निकाली नहीं अभी तक। तो वह निकल जाएगी। तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी, मैंने उठा के ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट के बाद पंजाब में हंगामा हो गया, और चन्नी साहब ने राहुल गांधी को मैसेज कर दिया। अच्छा। कि अगर ये खबर सही है, आई थिंक उन्होंने पूरा कॉपी पेस्ट ही कर दिया हमारे ट्वीट को, अगर ये खबर सही है तो ये बहुत ठीक नहीं है। ये हम 5 लोग ही, जो 5 लोगों से बुला के बार बार बैठक हो रही थी, बोला हम 5 लोग कांग्रेस नहीं है, पंजाब बहुत बड़ा है। और उधर खड़गे साहब चाहते हैं कि वो सिंगला साहब को बनाए अध्यक्ष, और दोनों का लॉजिक एक है कि दोनों पदों पे जट सिख कैसे हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी और अध्यक्ष भी। लेकिन तो खड़गे साहब वहां पर हिंदू चाहते हैं। ठीक है, हालांकि सर्वेज में चन्नी का नाम भी आ रहा है। अच्छा। उनके फेवर में है, ऐसा नहीं है। जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था तो वो इतने फेमस नहीं थे, लेकिन बनने के बाद तो नहीं, बनने के बाद भी नहीं थे। अच्छा। इन कुछ सालों में हो गए वो, क्या पता राजनीति में कुंडली कब चल जाए। अब आए कुंडली पे। ठीक है। तो अब ये फैसला होते होते रह गया। जब राहुल गांधी के पास ये बात पहुंची कि भाई 5 लोग ही कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी हो तो बहुत लोकतांत्रिक आदमी है, कमेटी बनाओ। तो अब ये क्या हो रहा है कि जब आप बार बार ये कमेटी बना रहे हो और चीजों को बदल रहे हो, बैठ के कर रहे हो, उससे सिटिंग प्रेसिडेंट का इकबाल घट रहा है, वो इकबाल कम हो रहा है उसका। अगर वो रह भी गए ना तो तब भी आप उनका जो इकबाल है उसमें बड़ी भारी गिरावट आएगी, अथॉरिटी नहीं बचेगी। भाई जो फैसला करना है खटाक से करो, ठीक बात है। यह फैसला आपको जनवरी में करना चाहिए था। अभी तक आपका कैंपेन चल रहा होता है, और जो आपके प्रचार तंत्र के लोग होते हैं फिर वो रोते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैंपेन चलाए कैसे। और आपके सामने कौन है? केजरीवाल, भगवंत मान। मैं बताऊँ आपको एक बात, आपको दिल्ली में चल रहा होगा कि भगवंत मान शराब पीता है, ये होता है वो होता है। पंजाब में कोई इशू नहीं है ये यार। पंजाब में शराब और इशू, ठीक बात है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह का मामला बाकी है वहाँ नशा पत्ते का, वहाँ शराब तो मतलब बिल्कुल बहुत ही सेकुलर है, जन्नत जैसी चीज हो गई। तो ये तो बहुत सुधरा हुआ लड़का है। तो पंजाब में ये यहाँ चला लो आप कि सीएम ने शराब पी ली और ये कर दिया और वो कर दिया, वहाँ कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो सब मजाक और रील शेयर करते रहिए, वो एक अलग चीज है। अब मैं वापिस आता हूँ कांग्रेस पे। तो एक तो ये गलती कर रहे हैं कि फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना है, हमें अकबर रोड पे जाना है, हमें अशोक रोड पे जाना है। एक तो ये फैसला इनसे नहीं हो रहा है। दूसरा जो ये हर दिन कट रहे हैं ना, अब मान लो कि उन्होंने नया अध्यक्ष दे दिया, सपोज कर लेते हैं, अब 1 महीना लगेगा उसको सबके घर जाके हाथ जोड़ने में, सत श्री अकाल जी, मैं आ गया ਤੁਹਾਡਾ प्रधान, मैंने एक्सेप्ट करो, मेरे नाल चलो, है ना। ये करेगा बेचारा, कौन गुटबाजियों को दूर करेगा या जो भी करेगा, मनाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हालांकि मैं सोच रहा था इस विषय पे एक अलग शो करेंगे, लेकिन आज बोलनी पड़ेगी ये बात। वो भी किया जाएगा, पर उदाहरण तो आप सपोज करो, जैसे कोई भी राज्य है, ये चुनाव हार जाते हैं वहाँ, फिर राहुल गांधी एक नया अध्यक्ष लेके आते हैं, फिर उसके 3 साल के बाद उसके हटने की आवाज आने लगती है कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। और फिर अगले 1 साल में उसको, 1 साल या 1 साल से ज्यादा में
यानी चुनाव से 6-8 महीने पहले उसको हटा देते हैं और फिर नया अध्यक्ष लेके आते हैं। ठीक है, उदाहरण देता हूँ, हरियाणा, सुनो ना, उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, हरियाणा जब अशोक तंवर था जी, 19 से पहले 2019, हटाया, शैलजा जी को लाए, जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। असम, भूपेन बोरा को हटाया, घर ही बिठा दिया, गौरव गोगोई को ले आए 6 महीने पहले, उसको कहीं एडजस्ट नहीं किया आपने, उसने पार्टी छोड़ दी। गोवा चलो, अमित पाटकर अध्यक्ष है, था, चुनाव हार आपने बनाया और अभी आपने गिरीश को वहां से तमिलनाडु से उठा के गोवा भेज दिया, उसको घर बैठा दिया, किसी कमेटी में एडजस्ट नहीं किया। इनका नाम है राजेश, झारखंड के अध्यक्ष हैं, झारखंड में राजेश ठाकुर को बनाया, चुनाव से पहले उनको भी हटा दिया, वो भी घर बैठे हुए, उनको भी एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही ये क्या करते हैं कि अब हरियाणा आ रहे तो उदयवन को हटा दिया, अब ले आए राव नरेंद्र को, चुनाव नजदीक जाके इनको भी हटा देंगे। तो भाई जो एक राज्य का अध्यक्ष आपने बनाया है, जिसको आपने 3 साल, 3.5 साल, 4 साल रखा, जब आप उसको अध्यक्ष रखते हो और फिर आप उसको एकदम से पैदल कर देते हो, ना उसको किसी कमेटी में रखते, ना उसको कहीं एडजस्ट करते, ऐसा क्यों? वो उसको तो आपने बनाया था ना। ठीक बात है भाई, राजेश ठाकुर हो, अमित पाटकर हो, भूपेन बोरा हो, अशोक तंवर हो, उदय भान हो, या अब राजा वड़िंग हो, और इस ऐसी लिस्ट लंबी मिलेगी आपको और भी। पहले बना रहे हो और फिर क्या करते हो आप कि अध्यक्ष से सीधा घर पे। अच्छा, इसमें अरे इतनी कमेटी होती है कहीं तो एडजस्ट। अब ये बताओ कि जो आदमी 3 साल 4 साल अध्यक्ष रहा है, उसके राज्य में लोग बने, ठीक है, अब जब साल के बाद टिकटें बटेंगी उस राज्य की, वो तो वहां है ही नहीं किसी कमेटी में, तो वो अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएगा जिसके साथ उसने 4 साल कांग्रेस चलाई राज्य में? क्या बताएगा उनको, क्या हो गया मेरे साथ? हाँ भाई, आप कम से कम इतना इंश्योर कर दो कि वो जो मेन सीसी की कमेटी होती है उसमें वो बैठे, और जो भी उसके लोग हैं उनकी लड़ाई लड़े, टिकट तो फाइनली आपको ही तय करना है, कम से कम उसको लड़ने का मौका तो दो कि हाँ मैं तुम्हारे लड़ने को तैयार हूं अपने लोगों के लिए, मतलब उसके जुबान में शब्द तो रहे, हाँ, जो वो बोल पाए, और एक भरोसा रहे उन लोगों के लिए जो उसके साथ 4 साल से चले आ रहे थे, वो भी तो कांग्रेस के ही लोग हैं। अच्छा, दूसरा पहलू ये भी है ना कि इलेक्शन के दौरान तो आप कमजोर पड़ेंगे ही, क्योंकि आपने बिल्कुल नया अध्यक्ष बनाया, अब उसको गुटबाजी मिटानी है, नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करनी है। 3-4 सालों तक आपके जो पूर्व अध्यक्ष ने काम किया हुआ है वो भी तो नल एंड वॉइड हो जाएगा ना। वो भी तो कह रहा हूँ, वो भी तो कांग्रेस पार्टी का है, उसके साथ जो लोग काम कर रहे थे वो भी तो कांग्रेस पार्टी के हैं। अब आपने तुरंत चुनाव से पहले उसको उठा के घर बैठा दिया, और अब वो जो लोग हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं, भाई साहब हम तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कर रहे 4 साल से, अब आप तो सीसी में भी नहीं हो, लड़ाई कौन लड़ेगा हमारी? ठीक बात। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि वो सोचते ही नहीं है इस बारे में, और ये सोचना चाहिए किसी वेणुगोपाल को, आप संगठन महासचिव हो, कि क्यों राजेश ठाकुर घर बैठा हुआ है झारखंड में, क्यों अमित पाटकर गोवा में घर बैठा हुआ है, क्यों भूपेन बोरा को पार्टी छोड़नी पड़ेगी, वो एक अलग विषय है, क्यों उदय भान को एडजस्ट नहीं किया आपने, क्यों अशोक तंवर घर बैठा हुआ है, या और भी ऐसे बहुत सारे अध्यक्ष हैं। क्योंकि क्या होता है, पार्टी इन्वेस्ट करती है लोगों में तो वो नेता बनता है। 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, और पार्टी की इन्वेस्टमेंट से ही कोई नेता बन पाता है, इसीलिए पार्टियां महत्वपूर्ण है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो आरजेडी है, कोई भी पार्टी है। तो इस बात को जब तक ये नहीं समझेंगे ना, तो ये ऐसे ही वो 3 साल 4 साल उसको रखेंगे, फिर उसको घर भेज देंगे, फिर बेचारा वो ऐसे ही घर बैठ जाता है। या तो आप उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट करो, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लेके आओ, या उसको कमेटीज में डालो, या उसको टिकट बंटवारे वाली कमेटी में बैठाओ, सीसी में बैठाओ, ठीक है। उससे क्या रहेगा, लोगों में एक होप रहेगा कि भाई जो दूसरा गुट भी है, एक गुट तो वो जो कांग्रेस जो अध्यक्ष का है, जो दूसरा गुट है जिसको आपने हटा दिया है, उनके अंदर भी एक उम्मीद रहेगी, नहीं हमारी बात कहने वाला आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, There is someone और जो हमारी बात पहुंचा सकता है। इस पूरे प्रोसेस से कांग्रेस को ही फायदा होगा, क्योंकि दोनों गुट आपके हैं। राहुल गांधी तो जज है, वो तो बैठा है ऊपर कुर्सी पे, फैसला आपको ही करना है, लेकिन दोनों गुट रहेंगे
तो राजनीति राज्य में बैलेंस रहेगी। ठीक, दोनों गुट रहे, दोनों गुट लड़े जज के सामने तो ठीक है। अगर वो अब जज की नजरों से दूर हो जाएंगे, जज के सामने अकेला वकील खड़ा हुआ है और केस लड़े जा रहा है, क्या ही फायदा? अरे भाई दूसरे की तो सुनोगे, कम से कम उसकी दलील तो सुनो। ठीक बात है, फैसला आपको ही करना है। ये जो प्रथा है ना यहाँ, ये ठीक नहीं है। स्ट्रेटेजिक फेल्योर, ये स्ट्रैटेजिक फेल्योर है और ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि इसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग देखी जाती है। अच्छा, इसमें पार्टी का भला कोई नहीं देखता, संगठन कोई नहीं देखता। जिस आदमी ने 4 साल कांग्रेस पार्टी चलाई राज्य में, वो कांग्रेस का नहीं है क्या? जो उसने लोग जोड़े वो कांग्रेस के नहीं है क्या? और अगर नहीं था तो और 4 आप साल पहले और आप एक झटके में 4 साल के काम को जीरो करके उसको घर भेज देते हो। अच्छा, सवाल आपके ऊपर भी तो उठता है ना कि अगर वो नहीं था तो 4 साल पहले आपको क्यों लगा? और फिर कहते हैं कि संगठन मजबूत नहीं है। कहां से मजबूत होगा संगठन? ये फर्क है। ये बेसिकली इतना बुनियादी फर्क है। ये एक इतनी भारी समस्या है जिसको कोई समझने के लिए राजी नहीं है, कोई एड्रेस करने के लिए राजी नहीं है। और जिसको आप हटाते हो उसका कोई फोन नहीं उठाता, उसके बाद दिल्ली में कोई मिलता नहीं उससे। मतलब दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह। जो आदमी राहुल गांधी से सीधी बात कर रहा हो और एक दिन चिट्ठी आया, उसको पता ही नहीं तेरे को हटा दिया गया है, और उसके बाद कोई उसका फोन ना उठाए, संगठन महासचिव से लेके और नेता के दफ्तरों के पीए, पीएस और चपरासियों तक, उसको कैसा फील होता होगा? वो मतलब मैं जहर खा लूं साला, आज मैं हूं क्यों उस दुनिया में? ठीक बात है। जनजी बहुत अच्छा समझेगी। घोस्टिंग वर्ड का मतलब पता होगा इनको। नहीं, जेंजी को मैं नहीं समझता। घोस्ट कर दिए जाते हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी। आदेश जी का ये आरोप क्या है? लंबी सोची यार, मैंने तर्क दिया आपको, एग्जैक्टली लॉजिक देके बताया। एक राज्य का नहीं है, और अभी तो मैंने रिसर्च नहीं की। ये हाल आपको हर राज्य में मिलेगा। हर राज्य में बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आपने चलिए एक मुसीबत तो बताई पंजाब की, कुछ राज्यों के उनके फैसलों की सराहना भी की थी पिछली चर्चाओं में। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो जहाज है ना वो तेजी से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में केवल कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो आगे बढ़ रही है। तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनको लग रहा है ऐसा, उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक रीजनल पार्टीज खत्म होती जा रही हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया आपको कि नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और मायावती, ठीक है, और ये सारी पार्टियां एक ही कोष पे बनी है। वो कोष थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में ही कुछ ऐसी गलतियां रही उसके काम करने के तरीके की, राज्य दर राज्य, तो उससे वो पार्टियां उभर के सामने आई और अब एक के बाद वो पार्टियां खत्म होती जा रही हैं। तो राहुल गांधी को उसमें एक उम्मीद नजर आती है कि हाँ, अब जो है कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प इस देश में उभर के सामने आ रहा है। जो 2014 के बाद से कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात हो रही थी, आज वही कांग्रेस लोगों को ऑल्टरनेट लगने लगी है। आज उसी कांग्रेस के दरवाजे पर ममता बनर्जी हमसे मिलने आ रही है, अभिषेक बनर्जी मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, और आज ममता बनर्जी मुझे ये कह रही है कि आप इंडिया की गठबंधन की बैठक बुलाओ, हमें वोट चोरी के मुद्दे पे बात करनी है। और उसी बैठक में राहुल गांधी एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं भगवान शिव की तरह विष पीने के लिए तैयार हूँ, आप जितना मर्जी मुझे कोस लीजिए। तो ऐसी ऐसी बातों की एक लंबी फहरिस्त है जिससे एक उम्मीद जगी है कांग्रेस के अंदर और राहुल गांधी के अंदर। इसके बाद उन्होंने ये भाषण दिया, और जो मैंने लिखा है, जो आपने मुझसे पूछा है, ये जनरल सेक्रेटरीज और स्टेट प्रेसिडेंट्स की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें उन्होंने ये बात कही, और जिसमें ये तय हुआ था कि हम कोटा में नीट के पेपर के विरोध को लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो कल होगा, और जिसकी शुरुआत कोटा से होके इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, 4 बड़े कार्यक्रम होंगे, और साथ साथ राज्यों में भी इसको, जिलों में भी इसको दिखाने की ये प्रयास कर रहे हैं। तो एक जेंजी रीच आउट है, ठीक है, और राहुल गांधी के अंदर एक उम्मीद है कि हमारे पार्टी का जो वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टियां छीन के ले गई थी, वो धीरे धीरे लौट के हमारे पास आ रहा है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कांग्रेस कायम रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी वो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी उत्तराखंड में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आदेश जी बताएंगे हमें। 10 साल तो दे दिए उत्तराखंड के लोगों ने उनको। मतलब आप नहीं देने वाले? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। देखिए, हम भी तो डिकोड करेंगे सर नहीं, आपकी बातों को। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अच्छा। हार को ढूंढ के खुद अपने घर ले आती है, कुल्हाड़ी ढूंढती है, उस पर पैर मार देती है उसके ऊपर। तो वहाँ तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और जो झगड़े कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, इंटरनल झगड़े बहुत सारे आपस के नेताओं के बीच में, वो अब भाजपा के अंदर है। धामी वर्सेस रेस्ट ऑफ द बीजेपी चल रहा है उत्तराखंड में,
और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और कई नेताओं ने तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने सीएम के खिलाफ कि इन्होंने कैसे चीजें, मतलब ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं है कि इतना ओपनली होता तो है अंदर अंदर, लेकिन वहाँ खुलेआम चल रहा है। वहाँ खुलेआम चल रहे हैं, तलवारें निकली हुई हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। और अब ये निकाय चुनाव थे 3 सीटों के, उसमें 2 पे जीता निर्दलीय और वो दोनों सीएम से संबंधित शहरी निकाय हैं। और एक पे बीजेपी जीती है क्योंकि कांग्रेस के नेता का पर्चा खारिज हो गया था, इसलिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा, माहौल भी अनुकूल है, इश्यूज भी बहुत सारे हैं वहाँ पे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का दुश्मन कोई नहीं है, खुद दुश्मन अपनी है और उनको किसी की जरूरत भी नहीं है दुश्मनों की। कांग्रेस डज नॉट नीड। हाँ, ठीक है। तो अगर उन्होंने ठीक से अपने पासे फेंके तो एक राज्य उनके झोली में और आ सकता है। चलिए, 4 के बाद 5 होने की गुंजाइश बची हुई है यहाँ पे। नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कांग्रेस का, वो अब चुनाव के बाद पता चलेगा सर। लेकिन चंदा जो है वो घट रहा है, कांग्रेस का नहीं, राम मंदिर का। अच्छा। चंदा आता है, और चोरी तो कह नहीं सकते इसे, 200 करोड़ का मामला है, डकैती भी नहीं कह सकते, लूट कहें क्या क्या कहें। आपको क्या लगता है, राम मंदिर का चंदा चोरी हो रहा है? जब कभी मन में निराशा होना कि यार हमारे यहाँ चोरी हो गई या हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो इस घटना को याद कर लेना, तकलीफ नहीं होगी। राम के घर में भी चोरी होती है और वहाँ भी कोई है कि जो उनसे भी बड़ा है, और वो जो राम की उंगली पकड़ के लाए थे वो इसको बचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे ये पहली घटना नहीं है, चंदा चोरी हो रहा है, उससे पहले जमीन परचेज की गई थी, रातों रात दाम बढ़ गए थे, ठीक है। तो ये इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि भगवान राम के नाम पे जो लूट मची हुई है उसका बेनिफिशियरी कौन है। और बेनिफिशियरी कोई तो इतना बड़ा व्यक्ति है जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह भी डरते हैं। एक बयान आया था उनका, कहा कि छोड़िए हम कुछ बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो कौन हो सकते हैं बड़े बड़े लोग? राम से ही बड़े हैं क्या? तस्वीर में तो दिख रहे थे। तस्वीरें तो फोटो ऑप के लिए होती हैं। मतलब कोई है जो राम से भी बड़ा है, जो उसका घर भी लूट रहा है। भगवान हमें माफ कर देना, इतना ही कहना चाहता हूँ। अल्लाह खैर करे। बहरहाल आप लोग जरूर सोचिए कि कौन लूट रहा हो सकता है, ये चोरी है या डकैती है या लूट है। अब तो जो कार सेवक हैं उनका बयान आ रहा है कि जो चंपत राय हैं ट्रस्ट के प्रमुख, वो जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने करप्शन मचा रखा है। बहुत अफसोसजनक खबरें जो हैं वो राम मंदिर से बाहर आ रही हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान, जबरदस्त युद्ध चल रहा था और पूरे विश्व ने उसकी जो तपिश है उसको महसूस किया। एक पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता हुआ दिख रहा है। ड्यू डेट है 19 तारीख को, जब अमेरिका और ईरान जो है वो साइन कर लेंगे। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम किसी डील में बंधे हुए नहीं हैं। तो क्या ग्लोबल स्थिति अभी आपको दिख रही है युद्ध की? मुझे लगता है कि इजराइल का ये कहना कि हम किसी डील में बंधे हुए नहीं हैं, ये अपने आप में एक चुनौती भरा बयान है अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। क्योंकि इजराइल के साथ मिलके ही ये हमला हुआ था ईरान के ऊपर, और मुझे अच्छे से याद है ये 28 फरवरी की बात है। और 28 फरवरी के बाद से पूरे विश्व ने इसका खामियाजा भुगता है, जिस तरीके से ऑयल क्राइसिस हुआ है पूरे वर्ल्ड में और ख़ासतौर पर हमारे देश में भी। लेकिन हमने थोड़ा देर से भुगता, हमारे यहाँ चुनाव था फॉर्चुनेटली। हाँ लेकिन जब वो हमारे ऊपर आन पड़ा तो फिर हमने अच्छा खासा भुगता है। लगभग 7.5 से 8 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर, उन सब के दाम बढ़ाए गए हैं और अभी भी जारी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो $90 प्रति बैरल पे आ गया है, लेकिन जब वो 100 पार हुआ था तो तुरंत सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा और उसको बढ़ा दिया और कहा कि हरदीप पुरी साहब कह रहे थे कि मेरी कंपनियों हमारी तेल कंपनियों को मेरी तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का पर डे का घाटा हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हरदीप पुरी जी साल के आखिरी क्वार्टर में आपकी कंपनियों को 19,000 करोड़ का फायदा हुआ था और क्वार्टर खत्म हुआ था 31 मार्च 2026 को, ठीक है। और युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 28 फरवरी को। तो
वो उसको काउंट नहीं किया। युद्ध से पहले का फायदा, हाँ, उसको काउंट नहीं किया। युद्ध से पहले का फायदा और युद्ध से बाद का फायदा, मार्च तो उसमें काउंट होगा ना, हाँ। उसको काउंट नहीं किया इन्होंने, लेकिन उनकी कंपनियों के घाटे को काउंट कर दिया और देश के लोगों को निचोड़ दिया। तो मामला ये है कि घाटा जो है वो लोगों का है, फायदा जो है वो उनके मित्रों का है। मित्रों का है। तो सिंपल से जनता सिर्फ जो है वो घाटे की भरपाई करेगी। अच्छा, क्रूड ऑयल की कीमत ना कई बार कम रही, कई बार बहुत कम हुई 70 मोदी तक राज आई में, थी। 70 तक आई, हाँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनता ने बहुत जबरदस्त अभूतपूर्व कोई गिरावट देखी हो तेल की कीमतों में। तो आपको लगता है इस बार युद्ध जब अगर थम जाता है, युद्ध सब कुछ ठीक रहता है, क्रूड ऑयल की कीमत जैसे कम आई है और कम होती है, तो जनता को फायदा मिलेगा? मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम है और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये क्या करते हैं, सरकार की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये आपको जाति और धर्म में ऐसे फंसा के रखते हैं कि आप उस तरफ देख ही नहीं पाते और आपको लगता है कि आपने कई सारे स्टेटमेंट भी सुने होंगे ऐसे। जैसे कोई एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, वो 10 बाइट लेगी, 10 में से 2 बाइट ऐसे भी होंगी, क्या फर्क पड़ता है, 200 कर दो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उन चीज़ों को ऐसे लोगों के छोटे छोटे वक्तव्यों के साथ जस्टिफाई कर देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, 200 कर दो, माहौल नैरेटिव ऐसा सेट कर देते हैं। तो ये जो पिछले 1 महीने में सरकार ने लगभग 7.5 से 8 रुपए बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल पे, कमर्शियल सिलेंडर पे और घरेलू सिलेंडर पे, इसमें कोई भारी गिरावट देखने को नहीं मिलती है, मुझे नज़र नहीं आएगी आपको ऐसा। भले ही आज अगर 90 पे है क्रूड ऑयल, अगर ये घट के 80 पे भी आ गया, 70 पे भी आ गया, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका और ईरान की डील हुई है, आधिकारिक रूप से 19 तारीख को होगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आना शुरू हो गया है। शेयर मार्केट उठ रही है, ठीक है। एक पॉजिटिव खबर आई है कई महीनों के बाद, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि उसमें पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले किया है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये कहा कि ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए कि हमने इसमें रोल प्ले किया। मीडिएशन में पाकिस्तान ने भूमिका निभाई है, टर्की ने, पाकिस्तान ने, ठीक है। और उन्होंने मीडिएशन तो की, इस बात का लोगों को आभास भी कराया कि ये हमने की है, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताई ये बात। और कैसे पाकिस्तान ने इस पूरी शांति की डील में भारत को आइसोलेट कर दिया। शांति के डील में पाकिस्तान ने भारत को, जो देश जाना ही जाता है शांति के लिए। कैसे हुआ ये सब? गांधी के देश को पाकिस्तान ने शांति की इस डील में हटा दिया। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरी कोई और बात होनी। हालांकि जब अक्सर ये होता है कि चुनाव के समय में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है हमारे देश में, ठीक है, डरा देते हैं, कभी बिहार के चुनाव में, कभी बंगाल के चुनाव में। तो लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने ये किया है और जिस तरीके से अमेरिका ने उसको इम्पोर्टेंस दी है, रशिया ने दी है, चीन ने दी है, तो हमारे देश के जो लोग सत्ता में बैठे हैं और ख़ास तौर पर जो विदेश नीति देख रहे हैं, का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ भूल हुई है, आखिर ऐसा कैसा डंका बजा। हाँ, कि और ये भूल ना बहुत बड़ी है, छोटी भूल नहीं है ये, कि आप ये कहते हो कि हमारा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, और जब से मोदी जी आए हैं हमारी इज्जत और बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उससे पहले नहीं थी, चलो हम मान भी लेते हैं। आपकी क्या ये भी आपकी डंका ही था कि सीज फायर जो हुआ था पिछले साल मई में, 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका ने किया था, घोषणा भी ट्रंप ही कर रहे थे। ट्रंप ने ट्वीट किया था शाम को 5 बजे और ये कहा था सीज फायर हो गया है, और उसके बाद आधे घंटे बाद हिंदुस्तान की आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हाँ, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो सही है। हुआ ना? बिल्कुल हुआ। यूएस ट्रेड डील सब कुछ दे दिया आपने, लिया क्या? कुछ नहीं, वो भी उन्हीं के हिसाब से हुई। उस पर सवाल उठाने वालों को गद्दार बोल दिया गया आपको, और फिर उन्होंने आपको डिक्टेट किया कि रशिया से तेल परचेज करोगे तो हम आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे। उन्होंने लगाई भी, फिर हमने बंद किया, फिर उन्होंने रियायत दी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हो गया है और वहाँ से इस 20% जो तेल है उस रास्ते से आता है, तो हम अमेरिका आपको ये अनुमति देता है कि भारत रूस से तेल परचेज कर ले फॉर द टाइम बीइंग, और उसकी जो आखिरी तारीख है वो कल है 17 जून को जी।
जो आपको उन्होंने कहा था कि ठीक है आप कुछ टाइम के लिए तेल परचेज कर लो, हम सकते हो। आपको ये, और ये आधिकारिक बयान है विदेश मंत्री जयशंकर का जी कि हमें तो अमेरिका ने ही कहा था कि आप रूस से तेल परचेज कर लो। हाँ बोली ठीक है, जी आधिकारिक बयान है, मेरा नहीं है, मैंने घर बैठ के नहीं बनाया है, जी बताना जरूरी है इस देश के लोगों को। ठीक बात है। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब कल लास्ट डेट है उस रियायत की। अब ये कहेंगे कि देखो ये रास्ता खुल गया है, युद्ध जो है वो अब खत्म हो गया है, तो अब आप वेनेजुएला से तेल परचेज करो, अब अमेरिका से तेल परचेज करो। ठीक है, अब हमारे वेंडर बन जाओ आप। ठीक है, जो फायदा आप रूस को दे रहे हो इधर दो। रूस आपको अमेरिका के दखल से पहले डिस्काउंट में तेल देता था, अब उसने वो भी बंद कर दिया। सस्ता तेल आपको मिल रहा हाँ, था, सस्ता मिलता था, हालांकि उसका फायदा भी जनता तक नहीं पहुंचा, जनता तक नहीं पहुंच रहा था। कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की कंपनी थी जो तेल परचेज करती थी, हिंदुस्तान लाती थी, उसको रिफाइंड करती थी रिफाइनरीज में और उसको यूरोपियन कंट्रीज में बेच देती थी। जी उसका कोई फायदा हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिला, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता अभी फायदा लेने के मूड में दिखाई नहीं देती। उनको लगता है कि ठीक है ना, छोड़ो ना, अभी वो राष्ट्र निर्माण के लिए देने के ही मूड में राष्ट्र हैं। निर्माण में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि जो हम कर सकते हैं इस देश के लिए वो हम करेंगे, और वो कर भी रहे हैं बेचारे। उसमें कोई, मैं उनकी सराहना करता हूँ उस बात के लिए कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। ठीक है, झेले तो जब अब तक आप ये झेल सकते देखो हैं। कि पाकिस्तान शांति की वार्ता करवा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, भारत को डिक्टेट कर रहा है कि तेल कहाँ से खरीदना और कहाँ से नहीं खरीदना है, हमारे साथ ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन सब कुछ लेके जा रहा है, दे कुछ नहीं रहा है, और हम कुछ बोल भी नहीं पा ठीक रहे है। हैं। और इन सब के बीच में 3 भारतीय नेवी के जवानों को मार दिया जाता है और एक शब्द 56 इंच की सरकार नहीं बोलती, और फिर ये कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कमजोर थे। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई उसके बारे में तो जिक्र होगी। एक घटना का जिक्र कर देता हूँ उसमें, जो मैंने लिखा भी है, देवयानी खोबरागड़े के बारे में। एक हिंदुस्तान की अधिकारी थी जो अमेरिका में पोस्टेड थी, देवयानी, महाराष्ट्र से आती थी वो, और उनकी जो सर्वेंट थी शायद, हाउस हेल्प थी उनकी, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे कि भाई वीजा को लेके, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। वीजा पे ऐसा कुछ था कि $4500 उन्होंने दिखाया। ठीक है, मतलब वो जो भी मैटर था उस पे उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। जिसे कमजोर कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सरदार जी ने अमेरिका एम्बेसी के नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के बाहर जो एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग लगी हुई थी ना, हटवा दी, तुरंत हटवा दी। जो स्पेशल विशेष अधिकार थे एम्बेसी के लोगों के पास, तुरंत छीन लिए। जो स्पेशल पासेस थे वो छीन लिए। तो कितना स्ट्रॉन्ग विरोध दर्ज किया था, और फिर अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी थी। राइट, वो था सरदार, जिसके बारे में ये कहते कमजोर था वो। एक और घटना है, मीरा शंकर करके डिप्लोमेट थी, एनवाई की सर, साड़ी पहने हुई थी वो, उनकी चेकिंग हुई मेटल डिटेक्टर से, बदसलूकी जैसा कुछ हुआ। अधिकारियों ने ये कहा कि भाई साड़ी पहनी हुई थी इसलिए मेटल डिटेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा था। भारत ने विरोध दर्ज कराया, और विरोध दर्ज कराने का मामला ये बना सर कि अमेरिका को औपचारिक तौर पर फॉर्मल तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी। सो माफी तो मांगनी पड़ेगी अगर कोई बदसलूकी करेगा। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपके तीन जवान आपके मार दिए गए, और वो मार्को रूबियो बोल रहा है, वहां का डिफेंस मिनिस्टर, कि नहीं, जब तक अमेरिका वहां बैठा हुआ है तब तक कोई हिलेगा नहीं वहां से, हम नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और मुझे अब देखना तस्वीर आने वाली है, फिर उसको जप्पी पाएंगे ट्रम्प की जाके, और फिर उससे फिर कहेंगे कि मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड है ये जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता? ऐसी कौन सी दोस्ती होती है? इसको व्यापारी बोलते हैं, दोस्त मत बोलो इसको। और व्यापारी तो साझेदार नहीं है आपके। मैंने अब तक ऐसी दोस्ती नहीं देखी जो एक तरफा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती यार, बजा के देख ले आ रही है आवाज। और यहाँ 12 साल से ताली बज रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड। अमेरिका हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों में बांध के एयरफोर्स के जहाज में वो वापस भेज रहे हैं। ठीक है, आपके जवानों को मारा जा रहा है, आपके साथ ट्रेड डील हो रही है, आपको लूट रहे हैं ट्रेड डील में। ठीक है, आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि तेल कहाँ से परचेज करना है, हर चीज, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता कि नहीं ट्रम्प साहब ये मंजूर नहीं है। मैं भी 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी जवाबदेही है। उनको क्या जवाब दूंगा मैं? आपकी दोस्ती अलग है, मेरी दोस्ती अलग है।
दोस्ती एक अलग चीज है, ठीक बात है। देश चलाना एक अलग चीज है। सिर्फ इसलिए कि कोई मेरे आप किसी को भी जाके झप्पी पालो, इसको कहते हैं गले पड़ना। ठीक बात है। झप्पी वो होती है कि जो आप एक दूसरे को अंदर से आपको आए कि हाँ मुझे उसको हक करना एक है, वार्मथ होनी और चाहिए, वो भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करें। आप तो गले पड़ रहे हो, उसको कहते हो कि माय फ्रेंड। जिस देश में जाओ उसकी जाके झप्पी पालो। अभी फ्रांस गए थे, वो जो राफेल डील हुई थी, उसका फायदा किसको हुआ? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई? नहीं हुई। एक अच्छी डील को हमने पहले खराब डील हाँ, बनाया, ज्यादा पैसा दिया। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो डील थी, मेरे हिसाब से वो 560 करोड़ के आसपास एक जहाज की थी जी, और इन्होंने खरीदा मेरे हिसाब से 1500 करोड़ के आसपास, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के। और फायदा किसको दिया 30,000 करोड़ का? अनिल अंबानी को। आज वो कहाँ घूम रहा है? वो ईडी और सीबीआई के आगे आगे घूम रहा है, दफ्तरों में, क्योंकि साहब के एक दूसरे दोस्त को पसंद नहीं आ रहा है। वो दोस्ती यारियां जो है बड़ा बर्बाद कर रही हैं हमें सर। हाँ, कॉर्पोरेट लड़ाइयाँ जो हैं वो पहले भी होती थी और आज भी हैं। आज इतना फर्क है कि कोई सीबीआई हेडक्वार्टर में आके उनसे पूछताछ नहीं होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को करप्शन के चार्जेस में सीबीआई हेडक्वार्टर खड़ा कर दिया था। उनको कमजोर कहते हैं ये। उधर देखो वेदांता वाला क्या हाल चल रहा है, ईडी की रेड जी। दोस्तों के खिलाफ कोई हुआ, दोस्तों के बिजनेस पे असर मुझे लग पड़ा। रहा है दोस्त ही चला रहे हैं ये सब। ये जो एजेंसीज है ना, ये इनके जो लोग हैं वो शाम को दोस्त के यहाँ ही जाते हैं, कहते हैं कि साहब में आ गया, बताओ कल किस क्या रेड करनी है। ठीक बात है। साहब का मूड ठीक है तो कह दिया चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो। और थोड़ा अगर नाराजगी है तो बोला कल देख लो कहाँ पे कौन सी पार्टी के सांसद चाहिए वो देखा जाता है। फिर होता है। अच्छा सर, नाकेबंदी वाली जो बात कही थी ना मार्को रूबियो ने कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का मैं बयान सुन रहा था। चीन के 100 से ज्यादा जहाज उस नाकेबंदी से गुजरे, किसी पे कोई हमला नहीं हुआ। भारतीय नाविकों को कैरी करने वाले 3 जहाजों पे हमला होता है, 3 नाविक मारे भी जाते हैं। तो ये सिंपल मामला ये नहीं है कि नाकेबंदी का उल्लंघन हुआ इसलिए आपके ऊपर हमला हुआ है या उन जहाजों पे हमला हुआ है जिसपे भारतीय नाविक थे। मामला यह है कि उन्हें पता है शायद कि रिबेटल हो नहीं पाएगा, कोई रिस्पॉन्स इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो वो जो सैनिक है वहाँ पे, उनकी शायद बॉडीज भी अभी तक हिंदुस्तान नहीं आई है, जिसका एलओपी ने जिक्र किया था कि भाई हिंदुस्तान के जवानों को उनके घर लाओ जी। ठीक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि चीन को छेड़ने की आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आप सारे फ्रंट नहीं खोल सकते। अभी आप ऑलरेडी क्राइसिस में हो। आपको ये लगा था कि मैं तो ईरान को 2 दिन में निपटा दूंगा और उसके बाद फिर जिस तरीके से मैंने बाकी कंट्रीज के साथ किया है, जैसे मैंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा के 1 दिन में बंदी बना के वहाँ कब्जा कर लिया, तो मैं यहाँ भी कर लूंगा। अमेरिका को जो ठोका है ना ईरान ने, और अमेरिका जो ये डील कर रहा है ना थ्रू पाकिस्तान और टर्की और जो कतर, जो बाकी खाड़ी देश उनके थ्रू, ये सब बिजनेस डील में ऑपरेट हो रही हैं। अब इसमें बिजनेस इन्वॉल्व हुआ है, तब जाके ये डील हो पा रही है। और ट्रम्प को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ से भागे, कौन सी गली से भागे, क्योंकि वहाँ चुनाव है अभी नवंबर में। हाँ, उनकी अपनी स्थिति कमजोर हुई पड़ी है। अपनी स्थिति कमजोर है, और जब आप युद्ध में होते हो तो आपके ऊपर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और वो अमेरिका पे भी आएंगे बेशक। दूसरी बात यह है कि आप चीन को छेड़ नहीं सकते। चीन अपने आप में इन हाल के कुछ सालों में ना बहुत सारे वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज का घमंड निकला है। रशिया अपने आप में एक वर्ल्ड पावर था, लेकिन यूक्रेन जैसी एक छोटी सी कंट्री ने इसको ठोक के बर्बाद कर दिया ना। अमेरिका अपने आप में इस वर्ल्ड का चौधरी था, उसकी अकड़ निकाल दी ईरान ने। जबकि अमेरिका इजराइल इकट्ठे थे, 2 देश इकट्ठे थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इस दौर में। दुबई देख लो, क्या इम्पैक्ट आया, किस तरीके से वहाँ हमले किए जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्को रूबियो स्टेटमेंट देते हैं तो उनको उस बात का आभास है कि भारत हमारे स्टेटमेंट के बाद चू भी नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करना तो होता है एक डिसेंट वे में, आप अपनी आपत्ति दर्ज कर दें कि आपने उनके एम्बेसडर को बुला के एक सांकेतिक प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया कि नहीं, जो यूएस एम्बेसडर इंडिया में उनको बुला के हमने ये कहा है, प्रोटेस्ट नोट दे दिया, और फिर डिफेंस मिनिस्टर ने आपको वहाँ फोन कर दिया अमेरिका में कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट आया मार्को रूबियो का, उसके बाद कुछ ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि
आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी प्रायोरिटीज ये हैं कि जब आपका कार्यकाल दिनों में बोल रहा हूँ, दिनों में नेहरू से बड़ा हो जाए, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप से ट्वीट करा के ये दिखाना होता है कि देखो हिंदुस्तान के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मेरे अंधभक्तों कि मेरा कार्यकाल एक दिन बड़ा हुआ है नेहरू से, दिनों में, और ट्रंप साहब ने मुझे बधाई दी है। इनकी प्रायोरिटीज ये है। मतलब क्या ही इनकी प्रायोरिटीज ये नहीं है कि इस देश को क्या मिल रहा है, ठीक बात है, इस देश के नागरिकों को क्या मिल रहा है, इस देश का आप क्या लूट के अमेरिका को दे रहे हो और क्या वो आपसे लूट रहा है। हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि बस वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ मेरे बारे में मेरी बात करें, मेरे को लेकर ट्वीट करें, मुझे फ़ोन करें, मुझे बधाई दें, मेरे जन्मदिन पे बधाई दें, दिनों में मेरे दिन ज़्यादा हो गए नेहरू से तो उस पर मुझे बधाई दें, जहाँ मुझे मौका, फोटोज मिल सके इनके साथ। हाँ, जपी मैं उनको पालूं या गले पढ़ लूं, ठीक है, गले पढ़ लूं, हाँ, जपी मत कहो उसको। हाँ, आपने करेक्ट किया था पहले। हाँ, तो ये है हमारी प्रायोरिटीज। तो जब हमारी ये प्रायोरिटीज होंगी ना, तो हम 8 रुपए तेल महंगा खरीदेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ना आदत पड़ गई है, हम गुलाम से हो गए हैं। मुझे ये शब्द इस्तेमाल करते हुए थोड़ी तकलीफ सी हो रही है, करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो है वो 200 साल जो अंग्रेज हम पे राज करके गए ना, वो दिन भी गुलामी के थे, और आज भी ना कुछ ऐसे ही लगता है कि हम गुलाम से हो गए हैं। जैसे जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। सरकार से सवाल पूछना ही इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सरकार से सवाल पूछना ही इस देश की मीडिया का काम है। सरकार 140 करोड़ देशवासियों के प्रति जवाबदेही है उनकी, और उसमें मोदी जी की भी है, क्योंकि उनको तीसरी बार इस देश की जनता ने चुना है। तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को क्राइसिस के समय अपने हाल पे ना छोड़ दें। ठीक बात है कि कोरोना आया तो ठीक है, आप थाली पे जाओ और मोबाइल की लाइट दिखाओ, और वर्ल्ड में तेल का क्राइसिस हो गया तो आपने ये कह दिया कि थोड़ा कम इस्तेमाल करो, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, ठीक है, आपने सब बातें कह दी। आपने ये नहीं बताया कि मैं क्या करूँगा, जनता पे छोड़ दिया ना। जनता तो बस देख ही लेगी अपना, उसने तो पहले भी वो तो पहले भी देख ही रहे हैं। जब इस देश के 80 करोड़ लोग राशन लेके रोटी खा रहे हैं, तो वो सरकार से कहाँ सवाल पूछ लेंगे। आपकी प्रायोरिटी ये है कि जब आपके एक दिन आपका ज़्यादा हो जाए नेहरू से दिनों में, तो आप कैबिनेट की बैठक बुलाते हो, और जब आप घुसते हो तो पहले मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जब साहब आएंगे तो खड़े होकर ताली बजाना। फोटो ऑप्स, ये आपकी प्रायोरिटी। और इस प्रायोरिटी के चक्कर में आप गंवा क्या रहे हैं? जो इज्जत नेहरू ने कमाई, जिस इज्जत को उसको इंदिरा ने मानते ही नहीं मेंटेन है, किया, जिसको तुम अय्याश कहते हो, जिसको तुम कहते हो कि माउंटबेटन का बॉयफ्रेंड था, उससे तुम कंपैरिजन क्यों कर रहे हो भाई अपना? जिस नेहरू ने इस देश को सब कुछ विरासत में दे दिया, जितनी भी आज समस्याएं हैं, कश्मीर की हैं, गरीबी की हैं, चीन की है, सारी दे दी आपने। अय्याश था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, सब कुछ था ना वो। तो उस नेहरू से कंपैरिजन क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का? क्यों उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्यों? जवाब इसका जवाब है किसी के पास? वो तो जेल में भी रहे थे बहुत साल, उन तो अपनी सारी संपत्तियां दान भी वो दिन भी काउंट कर लो, जेल वाले भी संपत्ति भी काउंट दे दो दान में। आपने तो उल्टा कर दिया, फंड बना दिया पीएमओ का, जिससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि कितना फंड है इसमें, कहां से आया। तो प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी क्या है हमारी, उनको समझना पड़ेगा। जब देखिए, पता है क्या, सिंपल सी बात है, जनता जो होती है ना वो तय करती है सरकार की जवाबदेही। बस इससे फालतू कुछ कहना नहीं चाहता। लोगों को देखिए, अब लोगों को फैन बने रहने से बाहर आना पड़ेगा, कार्यकर्ता बने रहने से बाहर आना पड़ेगा, नागरिक बनना पड़ेगा। नहीं, लोकतंत्र नागरिकों से बनेगा ना सर। वो भी हमारा काम नहीं है। जिस दिन इस देश के लोगों को लगेगा उस दिन बन जाएंगे ना। मीडिया के रूप में हमारा काम तो है कि नागरिकता बोध तो हम करवाते रहे अपने अपने स्तर पे। बहरहाल, नेहरू को आप कितना भी रिड्यूस करने की कोशिश करें, नेहरू का एक बयान आपके पूरे कार्यकाल पर, खासतौर पे अगर मैं विदेश नीति की बात करूं सर, तो भारी पड़ जाता है। जब खाद्यान्न का संकट हुआ, देश नया नया आज़ाद हुआ था, 100 समस्याएं थी, मदद मांगी गई अमेरिका से। अमेरिकी संसद में बात चल रही थी कि भाई इसी बहाने इनको अपने गुट में शामिल कर लो, ये तो गुट निरपेक्ष हैं। नेहरू तक बात पहुंची और नेहरू कहते विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड, ना मिले खाना, आज़ादी का समझौता नहीं करेंगे। ये थे पंडित नेहरू। या इंदिरा गांधी पे क्या आप खूब बात कर लीजिए, 7वां बेड़ा उतार दिया था निक्सन ने, लेकिन उन्होंने भूगोल बोल के आई थी। हाँ, बोल के आई थी एग्जैक्टली। और बनाया बांग्लादेश
बनाया, तोड़ा पाकिस्तान को। तोड़ा, उस पाकिस्तान को तोड़ा जो आज शांति की डील करवा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। ठीक बात है, जिसे आप टेरर नेशन कहते रह गए। कहते ही हो बस, करते कुछ नहीं हो ना। तो यार देश, इस देश की राजधानी में लाल किले के सामने आत्मघाती बम फट जाता है, एक आदमी आता है बम बांध के, वो फट जाता है। आप किसकी बात कर रहे हो? नेशनल सिक्योरिटी, सबसे मजबूत सरकार, वल्लभ भाई के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री, इससे बड़ी विफलता क्या होगी? देश की राजधानी में आत्मघाती बम फट रहा है और आज तक नहीं पता क्या हुआ था। ढक देते हैं सब चीजें। उरी में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, पहलगाम में क्या हुआ, पता है किसी को? किसी को नहीं पता। ठीक बात है, जब सब कुछ दोस्ती यारी रह जाए तो थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। बहरहाल अब वैश्विक मुद्दों से थोड़ा आते हैं सर देश के अंदर, और बहुत दिलचस्प खबरें जो हैं वैश्विक पूरे पटल से हमारे सामने आ रही हैं। उन खबरों पर हमने सोची कि चर्चा की जाए और आपके सामने परोसी जाए। चर्चा की थाली कैसी लगी आप बताइए, जायका कैसा था, और किन अवयवों की कमी आपको महसूस हुई वो भी बता दीजिएगा। कुछ सवाल आपके रहे हों, कुछ अपेक्षा आपकी रही होगी कि ये वाला व्यंजन भी आना चाहिए, वो नहीं आया हो, तो आप ज़रूर बता दीजिए। मैं पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग राज्यों की बात आप करते हैं कि इस राज्य पे बात करिए, इस राज्य पे बात करिए। शुरू करेंगे हम लोग आपके द्वारा दिए गए राज्यों पे बात करना भी। बहरहाल आप लिखना छोड़िएगा मत, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा सुनने के लिए। आदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। थैंक यू।